हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स कौन कौन से हमारे पास हैं। तो देखिए, सीएसआर खर्च तय करेगा इंटर्नशिप योजना के लिए कंपनियों की पात्रता। 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। ठीक है। तो कंपनी मामलों का मंत्रालय जल्द ही उन शीर्ष 500 कंपनियों की सूची जारी करेगा जो केंद्र सरकार की इंटर्नशिप योजना में भाग लेने के लिए पात्र होगी। तो सरकार ने इस बजट में अर्थात 2024-25 के बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम का घोषणा किया था। उसी को देखते हुए जल्द ही 500 कंपनियों की सूची जारी की जाएगी। ठीक है। इस कंपनी का चयन पिछले 3 वर्षों के दौरान उनके औसत वार्षिक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि खर्च के आधार पर किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए पोर्टल चालू हो जाएगा और उस पर सभी तरह के विवरण, इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए विवरण मौजूद होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इंटर्नशिप योजना के जरिए अगले 5 साल में देश की शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान किया जाए। ठीक है। इस तरह युवाओं को 12 महीने का वास्तविक कारोबारी माहौल और विभिन्न पेशेवर एवं रोजगारों के अवसर से उन्हें परिचित कराया जाएगा। इसमें इस योजना के तहत 6,000 रुपये का एकमुश्त राशि दी जाएगी उनको और 5,000 रुपये प्रति महीने का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाने वाला है। ऐसी भी अपेक्षा की जा रही है कि कंपनियां जो हैं 10% प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप लागत का वहन अपने सीएसआर कोष से करेंगी। लेकिन यह योजना क्या है, कंपनियों के लिए स्वैच्छिक है। जो सीएसआर होता है वो अनिवार्य होता है और ये स्टैट्यूटरी अकाउंटेबिलिटी को शो करता है, सांविधिक दायित्व है उनका। जो नेक्स्ट न्यूज है, टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम। सरकार विवाद से विश्वास 2.0 योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर से करने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने एक घोषणा किया है, अधिसूचना जारी कर दिया है कि केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू कर देगी। ठीक है। विवाद से विश्वास योजना 2 की घोषणा मूल रूप से जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में लंबित कुछ आयकर विवादों के समाधान के लिए की जा रही है। सरकार प्रत्यक्ष करों के तहत मामलों के विवाद से विश्वास योजना का पहला चरण 2020 में लेकर आई थी। तो देखिए, बंबई हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया कंटेंट के लिए तथ्य जांच इकाई को अनुमति देने वाले संशोधित आईटी नियम को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो बम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को खारिज कर दिया, जिसके तहत केंद्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कामकाज के बारे में फर्जी और भ्रामक सूचनाओं का पता लगाने के लिए तथ्य जांच इकाई बनाने की अनुमति दी गई थी। फैक्ट चेक यूनिट, इसको फैक्ट चेक यूनिट बोलते हैं, इसकी स्थापना करने की बात की गई थी। अगर आप फर्जी और भ्रामक सूचना डालते हैं तो इस नियम को असंवैधानिक घोषित बम्बे हाई कोर्ट ने कर दिया है। तो इस नियम को किसने चुनौती दिया था, तो आप पता होगा आपको, एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा और अन्य ने मिलकर इस एक्ट के इस प्रावधान को चुनौती दी थी। या कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है और 19G व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार, इन तीनों का ही उल्लंघन करता है। इसीलिए नियमों में नकली, झूठा और भ्रामक शब्द किसी परिभाषा के अभाव में अस्पष्ट और इसीलिए गलत है। ठीक है। एक न्यूज है खेल की दुनिया से। तो जूनियर वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है, कहाँ, स्पेन के लियोन में। ठीक है। तो वहां पर भारत के खिलाड़ी हैं लोकनाथन धनुष, उन्होंने 55 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक न्यूज है स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में। तो ऐसा प्रस्तावित था कि रूस यूक्रेन वार में यूक्रेन जो है यूरोप से और यूएसए से स्टॉर्म शैडो मिसाइल के यूज के लिए
अनुमति मांग रहा है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल होता क्या है। तो यह लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। इसे स्कैल्प नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल है, इसे भारत ने राफेल लड़ाकू विमान में भी एकीकृत कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है। तो देखिए, दो छोटे न्यूज हैं, उसमें एक है कवियूर पुनम्मा, ये एक एक्ट्रेस थी, मलयालम एक्ट्रेस, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है, बेंगलुरु में एक्सपो लगा है। वो कौन सा एक्सपो है? स्पेस एक्सपो। ठीक है, तो वहां पर जो है जितने भी नए स्टार्टअप हैं निजी क्षेत्र के, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, दल बदल अधिनियम के विरुद्ध में एक याचिका दायर हुआ था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए, संविधान में दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में शामिल है और ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। और इसको खारिज किस आधार पर किया गया? तो कोर्ट ने कहा कि किहतो होलोहान बनाम जिचल्लू के मामले में 18 फरवरी 1992 को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 10वीं अनुसूची की वैधता को क्या रखा था? बरकरार रखा था। ठीक है, तो जब ये बरकरार रखा, तो अगर इस पर सुनवाई करनी है तो 5 जजों की बेंच से बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, तब सुनवाई होगी। और जब कोर्ट मान रही है कि उस समय जो निर्णय दिया गया है वो सही है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 52वें संविधान संशोधन से ये आया है 1985 के द्वारा। यह कानून संसद या राज्य विधानसभाओं में राजनीतिक दलों के सदस्यों, स्वतंत्र सदस्यों और मनोनीत सदस्यों द्वारा दल बदल की स्थितियों से निपटता है तथा सदस्यों की अयोग्यता का आधार निर्धारित करता है। तो एक न्यूज देखिए, रेल मंत्री ने भारत नेपाल यात्रा के लिए भारत गौरव डिलक्स ट्रेन को हरी झंडी दी। तो भारत भारत गौरव डिलक्स ट्रेन ये कहाँ से खुल रही है? तो निजामुद्दीन स्टेशन से खुल रही है। ठीक है, और ये जाएगी कहाँ? तो काठमांडू तक जाएगी। और ये किस थीम पर आधारित है? तो भारत नेपाल मैत्री यात्रा इसका थीम है। ठीक, और ये 10 दिवसीय यात्रा है जो भारत और नेपाल के विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों से होते हुए जाएगी। जैसे धार्मिक स्थल में इसमें अयोध्या आएगा, वाराणसी आएगा, फिर सीतामढ़ी आएगा और फिर यह नेपाल में प्रवेश करेगी सड़क मार्ग से। ठीक है, तो लोग वहां से काठमांडू तक जाएंगे और घूम कर आएंगे। तो ये जो भारत गौरव डिलक्स ट्रेन है, इसकी शुरुआत भारत गौरव योजना 2021-22 में भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी ने मिलकर किया था, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, एक तरीके का क्या है? टूर पैकेज आधारित पर्यटन है। तो सूचना एवं प्रसारण सचिव ने कहा कि वेब्स एक शिखर सम्मेलन अगले साल फरवरी में आयोजित किया जाएगा। तो ये वेब्स संबंधित किससे है? तो भारत में मीडिया और मनोरंजन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, उसी के अवेयरनेस के लिए भारत क्या करेगा? विश्व दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी 2025 में कर रहा है। और यह सम्मेलन कब से कब तक होगा? तो 5 से 9 फरवरी तक। और कहाँ होगा? तो दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो जो FATA है, उसने अपनी रिपोर्ट दी है भारत पर। तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने भारत से आग्रह किया है कि वह आतंकवादियों को वित्त पोषित करने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने तथा उन पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान दें। वित्तीय कार्रवाई बल देशों के लिए एक मानक दिशा निर्देश बनाती है। वो क्या करती है? वे नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों के व्यापार और साइबर धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के माध्यम से उत्पन्न अवैध धन के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। भारत जो है FATA का सदस्य कब बना? तो 2010 में बना था। और FATA बना कब था? तो G7 की मीटिंग में बना था 1989 में। और ये मीटिंग 1989 में कहाँ हुई थी? तो पेरिस में। इसीलिए इसका मुख्यालय भी कहाँ है FATA का? वो पेरिस में ही है। तो भारत पर अपनी चौथी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने कहा कि देश में
FATF की सिफारिशों के अनुरूप उच्च स्तर का तकनीकी अनुपालन हासिल किया है और अवैध वित्त से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो देखिए इस बार पहली बार पशु चारण पशुओं की गणना होगी, ठीक है। तो जो पशु चरते रहते हैं उनकी गणना इस बार की जाएगी। भारत ने इसी महीने शुरू की है किसका, पशुओं की गणना को। 2024 में जो पशु गणना होगा उसमें पहली बार क्या है कि जो बकरवाल है, गिद्धे हैं, ये सब क्या करते हैं, पशुओं को चराने वाली कम्युनिटी है। तो उनकी पशुओं को की गणना पहले नहीं होती थी और नहीं होने के कारण जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, जिससे बीमा हो गया, स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करना हुआ, या एक मुफ्त राशि मिलती है, इससे ये वंचित रह जाते हैं। तो ये इस बार जब पशु चारण पशुओं की गणना हो जाएगी तो फिर उन्हें इसका लाभ मिलने लगेगा, ठीक है। तो फरवरी, एक चीज और जान लीजिए कि फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव जारी किया था जिसमें घोषणा किया था कि 2026 जो होगा अंतर्राष्ट्रीय चरवाहा और चरवाहों का दिवस होगा, ठीक है। चरवाहा और चरवाहों का दिवस होगा, ठीक है। में जो मौजूदा नीति है वो जो पशुचारक होते हैं ज्यादातर क्या है, SC ST कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और क्योंकि कानूनी तौर पर पशुधन का पंजीकरण उनका नहीं हुआ है तो उन्हें क्या है, बीमा, टीका, पशु चिकित्सा देखभाल और पशुओं के घायल होने पर या मरने पर जो मुआवजा राशि मिलती है उसका लाभ नहीं मिलता है। तो अभी ये गणना में शामिल हो जाएंगे तब उसके बाद उनको ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोलिजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है, ठीक है। तो मेन हमें जानना है कि कोलिजियम होता क्या है। तो कोलिजियम प्रणाली के तहत देखिए कोलिजियम व्यवस्था जो था 3 जजेज केस हुए, ठीक है। तो लास्ट जो जजेज केस का है उसी के बारे में हम जानते हैं कि क्या था मामला और इसमें अभी कोलिजियम प्रणाली कैसे काम करती है। तो जो कोलिजियम प्रणाली है इसके तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर निर्णय लेते हैं। और इन सिफारिशों को कौन अनुमोदित कर देता है, तो केंद्र सरकार का अनुमोदन होता है तब जाके यह कार्य करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कोलिजियम में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने जजेज होते हैं, तो 5, मतलब 1+4, 4 वरिष्ठ जज हो गए और एक CJI हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक जो न्यूज आ रही है वो राष्ट्रमंडल खेल जो है फिर से ग्लासगो में शुरू होने होंगे, वो 2026 में होगा। और इस बार जो है छोटा संस्करण है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था पहले विक्टोरिया में 2026 का राष्ट्रमंडल खेल उन्होंने बैक कर लिया था, अपना नाम वापस ले लिया था। तो अब जो है ये ग्लासगो में होगा और ये ग्लासगो में, और ग्लासगो है कहाँ, तो ग्लासगो है स्कॉटलैंड में, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो पिछला बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो टोटल खेलों की संख्या थी 19 और इस बार अब 10 से 13 खेल ही शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक संक्षिप्त संस्करण होगा। से मिलते हैं, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।